हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। देन हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जिसे हम प्यार से 6 केसेस भी बोलते हैं। और ये 6 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट हमारे 6 मार्क्स पक्के हैं जी। हमने कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छे से कवर किया है और साथ साथ हमने इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कवर कर लिए हैं। थर्ड वीडियो में भी हमने कवर किए इसके क्वेश्चन एंड फोर्थ वीडियो में भी कवर किए जी। साथ ही साथ हमने अपना रिस्क भी कवर कर लिया है। हमने इसी के बेस पर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन बच्चों अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो 6 मार्क्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन ये 6 मार्क्स के लिए इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश जी। नॉर्मली ये टॉपिक शेयर कैपिटल में ही है और डिबेंचर्स में भी है। मैं इसे कवर डिबेंचर्स में करवाता हूं, तो सेम क्वेश्चन हमारे शेयर्स के लिए भी हो सकता है और डिबेंचर्स के लिए भी। तो ये अलग से 4 मार्क्स का आता है बच्चों, तो ये मार्क्स भी हम लोग आज पक्के कर लेंगे जी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ तो कुछ लो जी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में मुझे फीस मिल रही है, तो मेरे लिए क्या है? कंसीडरेशन है जी। कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं और वो बदले में सामान दे रहा है जी। यहां पर हम कहने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम डिबेंचर तो इशू कर रहे हैं, बदले में हमें जो मिल रहा है वो कैश नहीं है, कुछ और है जी। देखते हैं जी इसको। समटाइम्स कंपनी इशू डिबेंचर्स या शेयर for consideration other than cash, such as against of purchase of land and building, प्लांट एंड मशीनरी या परचेज ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा जी। अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, और बदले में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कैश भी अपने आप में एसेट्स ही होता है, लेकिन हम कैश के अलावा कुछ और सामान आ रहा है तो उसके अगेंस्ट हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा कोई और एसेट्स हमारे पास आ रही है जी। डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट जी। The purchase of an assets against the issue of debenture shares are two distinct transaction जी। परचेज करना अलग चीज होती है और डिबेंचर या शेयर इशू करना अलग ट्रांजेक्शन है। तो इसकी हम अलग अलग एंट्री पास करेंगे जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो फाउंडर है उनकी बात हो रही है। फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी और इंकरिंग एक्सपेंसेस जी। उन्होंने जो इनिशियल एक्सपेंसेस इंकर किए कंपनी को बनाने के लिए, एओए छापा, एमओए एक्सेट्रा खर्चे किए, तो उसके लिए जो उन खर्चों को हम लोग प्यार से बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब उसके अगेंस्ट हम डिबेंचर या शेयर इशू कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, तो ये हो गए डेबिट जी। अभी हमने प्रमोटर्स को देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पेबल है, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो एक तरह से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है जी, पेबल है ये। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब हम इन्हें डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो प्रमोटर के नाम पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और लायबिलिटी का घटना डेबिट। तो प्रमोटर्स के नाम पे लायबिलिटी घट जाएगी डेबिट, और बदले में हम डिबेंचर्स या शेयर दे रहे हैं तो वो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो इसकी सिंपल एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, देन प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट जी। क्लियर है जी बच्चों? यहां तक आगे देखिए। या हम इशू कर रहे हैं अंडर राइटर्स को अगेंस्ट अंडर राइटिंग कमीशन जी। कोई नई नई कंपनी बनी है और वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, इशू लेकर आ रही है शेयर्स का या डिबेंचर्स का, तो नॉर्मली नई कंपनियों कोई जानता नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं या कंपनी है जो अंडर राइटर का काम करते हैं, तो वो कंपनी के बिहाफ पर या तो खुद शेयर खरीद लेते हैं या औरों को भी
अलॉट कर देते हैं, औरों को बिकवा देते हैं। तो बदले में जो कमीशन लेते हैं उस कमीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चा अंडर राइटिंग कमीशन जी। तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंस हो रहेंगे डेबिट जी। अब हम पहले ड्यू करेंगे तो किसको देना है हमने? अंडर राइटर्स को। तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है किसके नाम पे? अंडर राइटर के नाम पे। तो पहली एंट्री हो गई अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट जी। अब हम इन्हें डिबेंचर या शेयर देंगे, तो अंडर राइटर के नाम पे लायबिलिटी कम हो जाएगी और शेयर कैपिटल इशू करोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो अगली एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। पहली एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, देन अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए मेन पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हो या अंडर राइटिंग कमीशन हो, इसको हम सेम ईयर में ही बच्चा राइट ऑफ कर देते हैं। इसको हम लोग सेम ईयर राइट ऑफ कर देते हैं। ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, सबको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर ये नहीं दे रखा तो हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और टू, डिस्काउंट हमारे लिए होता है लॉस, डेबिट होता है। लॉस ऑन इशू भी लॉस होता है, डेबिट होता है। अंडरराइटिंग कमीशन जो एक्सपेंस है डेबिट हो रखा है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो रखा है, और प्रीमियम एक्सपेंसेस भी क्या हो रखे हैं हमारे? डेबिट हो रखे हैं। अब पहले वो डेबिट हो रखे थे तो बाद में क्या हो जाएंगे? वो क्रेडिट। तो राइट ऑफ करते हुए हम हटा देंगे, डेबिट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार से सिक्योरिटी प्रीमियम अपने आप में क्रेडिट होता है, जब उसे हम यूज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो राइट ऑफ की एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, टू अंडर राइटिंग कमीशन, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इशू, टू लॉस ऑन इशू जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन बहुत सारे आगे कवर करेंगे जी। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, अभी पहले भी वर्ड आया सामने वेंडर, तो वेंडर को समझते हैं हम। जब हम किसी से गुड्स उधार पर लेते हैं तो उसे हम प्यार से बोलते हैं क्रेडिटर। जब हम किसी से गुड्स उधार पर लेते हैं उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिटर बोलते हैं या सप्लायर बोलते हैं जी। जब हम किसी से गुड्स उधार पर लेते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर या सप्लायर। किसी को जब हम गुड्स उधार पर बेचते हैं, हमें उससे पैसे लेने हैं, तो वो होती है हमारी एसेट्स, तो उसको हम डेटर या कस्टमर बोलते हैं जी। डेटर या कस्टमर। उधार पर लिया लायबिलिटी है तो हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर या सप्लायर। उधार बेचा तो एसेट्स है, हम बोलते हैं डेटर या कस्टमर। लेकिन एसेट्स के केस में अगर उधार लिया तो उसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर या क्रेडिटर फॉर एसेट। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्यार से वेंडर बोलते हैं। जिससे आपने उधार परचेज किया है उसे वेंडर बोलते हैं, और जिसको आपने उधार बेचा है एसेट्स उसे क्या बोलते हैं जी? डेटर फॉर एसेट्स बोलते हैं, या उसे हम वेंडी बोलते हैं। नॉर्मली ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका मेन यही होता है कि वेंडर वेंडी, डेटर क्रेडिटर। तो जिससे उधार परचेज किया वो वेंडर होता है, जिसको उधार बेचा वो वेंडी होता है एसेट्स के केस में। गुड्स के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर, डेटर। एसेट्स के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली वेंडर और डेटर फॉर एसेट्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When assets are purchased, जब आपने एसेट्स परचेज करी है उधार पर, एसेट्स बढ़ रही है डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट। अगर हम उधार पर परचेज करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी का बढ़ना हो गया क्रेडिट। गुड्स के केस में हम लोग क्रेडिटर बोलते थे, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? टू वेंडर अकाउंट जी। अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जी। अगर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टेकन हो रही है, या एक्वायर्ड हो रही है, या बिजनेस परचेस हो रहा है, तो एसेट्स अपने आप में क्या होती हैं? डेबिट होती हैं, और लायबिलिटी अपने आप में क्या होती है बच्चों? क्रेडिट होती है, और टू वेंडर जी। सपोज हमने एसेट्स ली 100 रुपीज की, लायबिलिटी ली 20 रुपीज की, तो वेंडर में कितने आ जाएंगे? 80 रुपीज। क्लियर है जी यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When a business is purchased, it means assets and also the liability have been taken over. अगर आप बिजनेस पूरा परचेज कर रहे हो तो एसेट्स भी लेनी पड़ती है और हमारे को लायबिलिटी भी लेनी पड़ती है। द परचेज कंसीडरेशन पेबल में भी, परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? जितने में हमारा सौदा तय हुआ है कि हम कितनी पेमेंट करेंगे बिजनेस एक्वायर करने की, एसेट्स को एक्वायर करने की, जो भी हम तोलमोल कर रहे हैं उसके बाद जो फिक्स अमाउंट डिसाइड हुआ, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज
परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं जी। और परचेज कंसिडरेशन में बी इक्वल टू नेट एसेट्स हो सकता है जी, या मोर देन नेट एसेट्स, या लेस देन नेट एसेट। सर ये नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स होता है एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एग्रीड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, उसे हम बोलते हैं नेट एसेट। और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो उसके बराबर भी हो सकती है परचेज कंसिडरेशन की, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Purchase consideration is the amount agreed to be paid for assets or taking over the business from another enterprise. Purchase consideration may be given in the question. हो सकता है ये क्वेश्चन में गिवन हो, अगर गिवन नहीं है तो ये क्या होगा? इक्वल टू नेट एसेट्स होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट एसेट। एग्जांपल के लिए हमने एसेट्स कितने की ली है? 10,000 की, और लायबिलिटी कितने की ली है? 3,000 की। नेट एसेट्स कितने की होगी? 10,000 माइनस 3,000, 7,000। तो यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा वेंडर के अंदर 7,000 रुपए जी, इक्वल टू नेट एसेट्स। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, When purchase consideration is more than net assets, अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट से ज्यादा है तो क्या होगा? द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इसे हम लोग कहां डेबिट कर देंगे? गुडविल अकाउंट में। एग्जांपल लेते हैं, हमने एसेट्स परचेज करी है 10,000 की। एसेट्स कितने की लिए हम लोगों ने बच्चों? 10,000 की लिए। और लायबिलिटी कितने की लिए हमने? 3,000 की। तो नेट एसेट्स का अमाउंट आ गया 7,000 पे। 10,000 माइनस 3,000, 7,000 पे। अब जो सौदा तय हुआ, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है, वो कितने का तय हुआ? 8,000 का जी। वो कितना अमाउंट गिवन है हमारे को? 8,000 रुपए का। सामान कितने का ले रहे हैं हम लोग? 7,000 का। और पेमेंट कितने कर रहे हैं हम लोग? 8,000 की। तो हम फालतू पेमेंट कर रहे हैं। तो फालतू हम किसी को पेमेंट कब करते हैं? जब हम उसको उसकी गुडविल का पैसा दे रहे हो। तो डिफरेंस कहां पर आ जाएगा? गुडविल में आ जाएगा। डेबिट में कितने थे? 10। क्रेडिट में कितने? पहले 3 लायबिलिटी के, और 8 कहां पे आ गए? वेंडर में। तो क्रेडिट साइड में कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। डेबिट साइड में कितने आ रहे हैं बच्चों? 10। तो बैलेंसिंग फिगर किसके अंदर आ जाएगी? गुडविल में आ जाएगी, वो भी 1,000 रुपए की। गुडविल को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे सर गुडविल को डेबिट? गुडविल को हम डेबिट इसलिए करते हैं, गुडविल इज रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस कंसिडरेशन, जो हम शेयर डिबेंचर दे रहे हैं तो वो परचेज गुडविल है। अगर हम किसी के अगेंस्ट पेमेंट दे रहे हैं, गुडविल हम खरीद रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, इट मींस हम गुडविल खरीद रहे हैं। तो इसलिए गुडविल को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हम इसे डेबिट भी करें क्योंकि इसके अगेंस्ट पेमेंट गई है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये परचेज गुडविल है, इसलिए आप गुडविल को रिकॉग्नाइज करोगे। तो नेट एसेट्स कितने की थी यहाँ पर? 7,000 की थी। और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अगर ज्यादा है तो गुडविल डेबिट करेंगे, अगर कम है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है जी। अगर कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट किस में आता है? कैपिटल रिजर्व में आता है जी। अगर ज्यादा है तो किस में आएगा? गुडविल में आ जाएगा जी। अब इसको क्वेश्चन में कई बार एमसीक्यू भी आया था। सर कैसे आया था बताइए? देखिए बच्चों, परचेज कंसिडरेशन में अगर हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस करेंगे नेट एसेट्स, तो किसके बराबर आएगा? गुडविल में। ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि इनको आपस में नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन या प्लस ऐसे करके गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो हमें समझना चाहिए कि नेट एसेट से ज्यादा अगर क्या है? परचेज कंसिडरेशन है, हम फालतू अमाउंट दे रहे हैं, तो किस चीज का होगा? वो गुडविल का होगा। क्लियर है जी? या फिर नेट एसेट्स प्लस गुडविल इक्वल टू क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। आपने पेमेंट करी है 8 रुपए की, बनता कितना था अमाउंट? 7 रुपए। तो गुडविल में कितने आ गए जी? 1 रुपए आ गए। हमने सामान कितने का लिया? 7 रुपए का, और गुडविल की पेमेंट कितनी करी हमने? 1 की। तो पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम लोग? 8 रुपए की कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? या ऐसे लिखा सकता है, डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स, तो वो क्या होता है? गुडविल होता है। क्लियर एकदम? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बच्चों परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम है तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो वो खुशी कहां पर आएगी? क्रेडिटेड कर देंगे उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में। हमने एसेट्स ली है 10,000 की, और लायबिलिटी कितने की ली है? 3,000 की। तो नेट एसेट्स होगी 7,000। 7,000 के बदले हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 5,000 की कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी कितने की आई है? 2,000 की। तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इन शॉर्ट एंट्री होती है हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी
टू वेंडर। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंस कहां पर आ जाएगा, वेंडर में आ जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है तो भी वो भी कहां पर आएगा, वेंडर में आएगा। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेट एसेट्स में हम माइनस करते हैं परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स का अमाउंट सपोज 10 रुपए है और हमने पेमेंट करी है 8 रुपए की, तो 2 रुपए कहां पे आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। या नेट एसेट्स में हम माइनस कर देंगे, यहां पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, तो क्या बन जाता है वो, परचेज कंसिडरेशन। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है जी। ये इसलिए लिखवाए हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने समरी बना रखी है। तो हमारी एंट्री होती है बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट जी। अगर वेंडर की बैलेंस परचेज कंसिडरेशन अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंस कहां पर आ जाएगा, वेंडर में आ जाएगा। अगर अमाउंट गिवन है परचेज कंसिडरेशन का तो वो भी कहां पर आएगा, वेंडर में आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जी। If the name of supplier of assets is given, then name of the supplier is credited, otherwise vendor account is credited. If purchase consideration amount is not given, then balancing figure will be transferred to vendor account. If purchase consideration amount is given, then the vendor account is credited by purchase consideration payable to him, and balancing figure will be transferred to goodwill account in case of debit और कैपिटल रिजर्व अकाउंट इन केस ऑफ क्रेडिट। वही बात बोल रहा है, अगर आप जिससे परचेस कर रहे हो उसका नाम गिवन है तो नाम लिखो, नाम गिवन नहीं है तो वेंडर लिखो। अगर नाम गिवन है तो नाम लिखना पड़ेगा। अगर परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर को दिखानी है आपने वेंडर में। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है तो भी वो अमाउंट कहां पर आएगा, वेंडर में आएगा। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेंडर में भी इशू डिबेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको हम जब डिबेंचर को इशू करते हैं हम पार पर भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी और प्रीमियम पर। शेयर्स को हम लोग पार और प्रीमियम पर ही कर सकते हैं। अब जब डिबेंचर इशू करोगे, जब हमने एसेट परचेज करी थी हमारी एंट्री थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब हम जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी घटेगी तो वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर पेमेंट हम कैश में करते तो हम लोग क्या बोलते, वेंडर टू कैश, वेंडर कम हो रहा है डेबिट, एसेट्स कम हो रही है क्रेडिट। लेकिन हम कोई और लायबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर तो डेबिट होगा ही होगा, लायबिलिटी कम हो रही है। अब हमने डिबेंचर या शेयर इशू किए तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, फिर से बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर शेयर दे रहे हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की यहाँ पे एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट प्रीमियम है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर डिस्काउंट है तो लॉस, लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारी सिंपल एंट्री होती है एसेट टू वेंडर या एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अब इश्यू करने की एंट्री होती है वेंडर टू डिबेंचर। प्रीमियम पर होगा तो खुशी की बात है, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का यहाँ फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आपको गिवन होगा और इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और फेस वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, ऑफ रुपीस वाली वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की। और बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा आपको फेस वैल्यू पे लेनी होती है, और फेस वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, ऑफ रुपीस वाली। क्लियर है सारा कंसेप्ट यहां तक थी? आगे देखिए।
तो अभी तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इस टॉपिक के कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं छुड़वाया है। मेरा पूरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होता ही होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि हम कहीं से भी लैक ना कर जाएं। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ क्वेश्चन नंबर 23। ए लिमिटेड बॉट बिल्डिंग ऑफ 9 लाख। ए लिमिटेड बॉट कर रहा है, किससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेंडर बोलेंगे। एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। तो जब आप परचेज करोगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9 लाख। हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9 लाख। एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट डिबेंचर कितने 12%, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी पेमेंट देनी थी हमें उसे, 9 लाख की, पार पर ही है तो इशू प्राइस अपने आप में क्या हो जाएगा, पार वाली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो प्रीमियम डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9000 डिबेंचर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहली बारी फेस वैल्यू की 100 इंटू 9000 इंटू 9000, 9 लाख। तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एसेट्स ऑफ 4.5 लाख वर परचेज फ्रॉम अ वेंडर। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4.5 लाख 4.5 लाख, ये सिंपल एंट्री है। आगे देखते हैं। The purchase consideration was paid by issue of 6% debentures of 100 each। ये होगी हमारी फेस वैल्यू 100 ऑफ रुपीज वैल्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे, 100 का 10% हो गया 10 डिस्काउंट, या एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज एक ही बात है, या एट रुपीज 90, 100 वाला सामान हमारा 90 में जा रहा है तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 10 का, या एट 90%। आपको मैंने पहले ही बताया था 100 से नीचे डिस्काउंट होगा, 100 से ऊपर प्रीमियम। अगर 100 वाला कोई चीज 90% पे जा रही है तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10% हो गया। डिस्काउंट हो गया बच्चों हमारे पास 10%, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 90 रुपीज आ गया। इसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे। मेरा ये वाला कहना मान लो, कभी भी आपसे अमाउंट भरने में गलती नहीं होगी, पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, डिस्काउंट हमने निकाल लिया, तीसरी बारी बैलेंस की, 100 माइनस 10, यहाँ पे कितना आ गया जी, 90 आ गया। नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। ये रहा हमारा परचेज कंसिडरेशन कितने का, 4.5 लाख का। कितने का बच्चों, 4.5 लाख का। इशू प्राइस कितना आ गया, 100 की फेस वैल्यू 10 का डिस्काउंट, 100 की फेस वैल्यू 10 का डिस्काउंट, तो कितना हो गया 90। 4.5 लाख डिवाइड बाय 90 तो कितना आ जाएगा 5000। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मेरे पास रामबाण है, वो होता है जी वेंडर बटे वेंडर, वेंडर अपॉन वेंडर। सर कैसे, ये रहा हमारा वेंडर का अमाउंट 4.5 लाख और ये रहा 90 रुपीज, वेंडर अपॉन में वेंडर कर दो, आपके डायरेक्टली नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आ जाएंगे। तो वेंडर में कितना अमाउंट है 4.5 लाख और यहाँ पे कितना पर डिबेंचर 90, तो 4,50,000 अपॉन में 90 कितना आ जाएगा जी 5000 डिबेंचर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5000 इंटू 5000 और इंटू 5000 जी। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, 10, 90 इंटू किससे कर दोगे आप 5000, 5000, 5000, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर में 4.5 लाख और यहाँ पे 4.5 लाख ही आएगा, क्योंकि जो क्रेडिट वही डेबिट और डिबेंचर कितने के दे रहे हैं हम 5 लाख के, तभी तो 50,000 रुपए क्या आ रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट आ रहा है। क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 जी। इससे पहले जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, लॉस, इस सब राइट ऑफ करते हैं, आपको मैंने आते ही सिखाया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक लास्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 3,12,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 3,12,000, ये एंट्री खत्म। द परचेज
प्राइस वाज टू बी सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये ऑफ रुपीज क्या होगी हमारे लिए, फेस वैल्यू, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। तो 10 का 20% कितना हो जाएगा जी, 2, और बैलेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 और 2 12, जिसे हम प्यार से आईपी भी बोल सकते हैं। और एट ए प्रीमियम ऑफ 2 खुद ही बोल रहे हैं, और एट 12, 10 वाला सामान 12 का जा रहा है, तो कितना प्रीमियम हो जाएगा बच्चों, 2 रुपए का, और 120%। 100 से ऊपर क्या होता है, प्रीमियम, और 100 से नीचे डिस्काउंट, तो 20% क्या हो गया हमारे लिए, प्रीमियम हो गया। इश्यू की एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट, टू डिबेंचर या शेयर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। खुशी की बात है, खुशी हो जाएगी क्रेडिट। पहली बारी फेस वैल्यू की कैपिटल के आगे या जो डिबेंचर लिखा हो, दूसरी बारी प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की। 10 और 2 12, डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे। नंबर का फॉर्मूला होता है वेंडर अपॉन में वेंडर जी, वेंडर अपॉन में वेंडर। तो 3,12,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो डिवेंचर आ जाएंगे हमारे पास, ये शेयर आ जाएंगे 26,000 के लिए। क्लियर है। हम लोगों ने क्या इश्यू कर रखा है यहाँ पे, शेयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स कैपिटल। अगर डिवेंचर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिवेंचर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, इंटू 26,000 इंटू 26,000 इंटू 26,000, तो ये आ जाएगा 3,12,000, 260 और 50, जो क्रेडिट वही डेबिट, सेम अमाउंट आएगा। और शेयर्स में आ जाएंगे 2,60,000, और प्रीमियम में आएगा जी 52,000। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, और 3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और हमने अपने 4 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट भी बचे हैं और क्वेश्चन भी बचे हैं। कम से कम मैं 10-15 क्वेश्चन अभी आपको इसके और करवाऊंगा, काफी वैरायटीज इसमें होती है। तो हमें 4 नंबर पक्के कर लिए, थोड़ा बहुत पढ़कर नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से करने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो अकाउंट्स वाले सर आपका पूरा पूरा साथ देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, और अपने 4 मार्क्स पक्के कर लेंगे जी। तो खत्म होगा अकाउंट्स का डर विद अकाउंट्स वाले सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।